Hello students, my name is Abhay Singh and I welcome you all in another video session of current affairs. So I know एग्जाम का टाइम करीब आ रहा है और आप लोगों को काफ़ी घबराहट भी हो रही होगी, बट मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि घबरा के डर के कोई फ़ायदा नहीं है. The best possible way out is to study and study hard, because this exam is really important for you guys, but at the end of the day you are much more important than this particular exam. इस एग्जाम की सीरियसनेस को समझिए, और जैसा कि लास्ट कुछ ईयर्स में ट्रेंड रहा है कि लास्ट के जो 2-3 महीने होते हैं वहाँ से 40% चीज़ें वहीं से क्लैट पूछता है. तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना थर्ड वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं. इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने टोटल 10 टॉपिक्स कवर किए. बेसिकली जो 21 अक्टूबर से लेकर के ये नवंबर के टॉपिक्स है बेसिकली, जिन्हें हम आज इस क्लास में डील करने वाले हैं. बहुत एग्जॉस्टिव तरीके से टॉपिक्स को डील किया गया. पीडीएफ का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया गया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर वीडियो. First, we'll understand the structure of this particular class. What are the topics that we are going to cover in this specific lecture? So these are 10 topics that we will be covering in this particular lecture. That the first one is US-India nuclear cooperation and small modular reactors. Then topic number 2, Namaste scheme. Then we have topic number 3, Colombo Security Conclave Charter. Then we have topic number 4, allocation of satellite spectrum. Now topic number 4 is extremely important. It is it is one of the most underrated topic. इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा कहीं पर अगर सर्च करने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा. बट अगेन आई हैव दिस न्यूज़पेपर विद मी. ये बेसिकली 22 अक्टूबर 2024 का इंडियन एक्सप्रेस है. इसमें एक बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल आया था सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के बारे में. हम इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे जो इंडियन एक्सप्रेस में पूछा गया था. उसके बाद मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि 2 कंपनीज हैं जिनकी वजह से ये सैटेलाइट स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एक जिस कंपनी जिसका पूरे इंडिया में डोमिनेंस है दैट इज रिलायंस जियो, और दूसरी कंपनी जिसका पूरे वर्ल्ड में डोमिनेंस है दैट इज स्टारलिंक, और जिसके ओनर कौन है, जिसके फाउंडर कौन है, जिसके फाउंडर हैं एलॉन मस्क. इसके बाद टॉपिक नंबर 5 इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024. You guys must have understood the importance of indices and reports as of now. So we'll cover topic number 5, Global Hunger Index 2024. Then we'll cover exercise Malabar or Malabar exercise 2024. Then we have topic number 7, Global Innovation Index 2024. Then topic number 8 is SCO Summit 2024, जो कि हुई थी इस्लामाबाद में. और ये पहली समिट थी आफ्टर 2015 जब इंडिया के किसी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने पाकिस्तान विजिट किया. और लास्ट मिनिस्टर कौन थी जिन्होंने विजिट किया था? द लास्ट मिनिस्टर वाज सुषमा स्वराज जी. सुषमा स्वराज जी लास्ट फॉरेन मिनिस्टर थे. उसके बाद 9 साल बाद अब हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने विजिट किया था इस्लामाबाद. शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो हेड ऑफ द स्टेट्स या काउंसिल ऑफ द स्टेट्स की जो मीटिंग थी उसको अटेंड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इन्विटेशन आया था, बट because of various reasons he was not able to attend this particular meeting. Then we have topic number 9, installation of X-band radar. Again ये 14 अक्टूबर 2024 के द हिंदू के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज में डिस्कस किया गया था. वायनाड लैंडस्लाइड की वजह से इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस बहुत है. और टॉपिक नंबर 10 जो आज के इस पर्टिकुलर सेशन का जो हमारा सेकंड लास्ट सेशन है, दिस इज द थर्ड सेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज, जिसमें टोटल 4 सेशंस है, उसका ये थर्ड सेशन है. एंड देन वी हैव टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 10 will end this particular session with this topic, the minority status of अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर के काफी टाइम से सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था, उस केस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया, और सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के जजमेंट में अभी तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया. बस 1967 वाले जजमेंट में जो बार सेट किया गया था उस बार को हटा दिया. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास. दिस इज द आइटनरी फॉर टुडेस क्लास. So these are the things that we'll be covering in this particular session. So let's start with topic number 1. We will keep this particular session very short, crisp and precise, because I know at the end of the day we all have the paucity of time. सबके पास समय की थोड़ा सा कमी होती है, तो उस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए इस वीडियो लेक्चर को हम बहुत लंबा नहीं करेंगे, बट हम कोई इंपॉर्टेंट चीज स्किप भी नहीं करेंगे. सो दिस इज द मेन सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक नंबर 1. आई होप आई एम ऑडिबल एंड So this is the first topic for the day, US-India nuclear cooperation and small modular reactors.
Now, recent developments indicate a revitalization of the civil nuclear deal between India and the United States with the Holtec International Small Modular Reactor at the forefront. So इंडिया बेसिकली क्या करना चाह रहा है, इंडिया यूएस की एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है हॉलटेक इंटरनेशनल, कंपनी का नाम याद रखिएगा हॉलटेक इंटरनेशनल। हॉलटेक इंटरनेशनल के साथ मिल करके जो ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं इनको इंस्टॉल करना चाह रहा है इंडिया में, इसीलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Holtec. Now please remember this particular company जिसके साथ हमें basically small modular reactors की deal कर रहे हैं. The name of the company is Holtec International. It is a United States based company. आप ये चीज़ भी याद रखेंगे. Holtec aims to collaborate with India to meet energy demands of India and advance clean energy goals by utilizing existing coal plant sites for small modular reactors deployment and exploring joint manufacturing, thereby aligning with India's clean energy transition objectives. So जो ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स है इनको हॉलटेक इंटरनेशनल के साथ मिल करके इंडिया बनाना चाहता है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स इज टू help India in transitioning from fossil fuel based sources to नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड रिसोर्सेज, राइट. अब देखिए जो एग्जिस्टिंग कोल प्लांट है जहाँ पर कोल प्लांट्स के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं कोल प्लांट्स पे ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को डिप्लॉय किया जाएगा ताकि हम जो क्लीन एनर्जी के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो क्लीन एनर्जी के हमारे गोल हैं, उनको हम इजीली अचीव कर सकें. और ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं ये इंडिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव करने में हेल्प करेंगे. नाउ मूविंग ऑन, द स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 300. So name of the reactor is the small modular reactor 300. Is an advanced pressurized lightweight water reactor that uses low enriched uranium fuel to produce at least 300 megawatts of electric power through fission. So this is the central idea. These are the main points which are extremely important related to small modular reactor 300. So the small modular reactor 300 is an advanced pressurized. So it is a light water reactor. तो आप समझ सकते हैं it is a light water reactor that uses. अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स लो इनरिच्ड यूरेनियम का यूज करते हैं बिकॉज यूरेनियम को भी अलग तरीके से इनरिच करना पड़ता है ताकि हम उससे जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर सके. तो बेसिकली जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं इसमें लो इनरिच्ड यूरेनियम को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है. एंड दीज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स 300, दीज स्मॉल SMR 300, और इन्हें SMR 300 क्यों बोलते हैं? बिकॉज each small modular reactor can produce a minimum of 300 megawatts of electric power. आप देखिए 300 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और कौन सी टेक्निक का यूज करेगा? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स करते हैं. SMR 300 यूज करता है फिजन टेक्नोलॉजी का यूज, यानी कि न्यूक्लियर फिजन टेक्नोलॉजी का यूज करता है, टेक्निक का यूज करता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो मिनिमम 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है. व्हाट आर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स? So according to the International Atomic Energy Agency, small modular reactors are advanced nuclear reactor designed for enhanced safety and efficiency. Their power generation capacity typically ranges from less than 30 megawatt to over 300 megawatt. So this is the capacity. मिनिमम 30 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट से ज़्यादा तक ये SMR जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. Globally there are over 80 SMR designs in the various stages of development and licensing. So as of now there are 80 designs of small modular reactors which are in the different stages of the development. Total 80 small modular reactors के डिज़ाइन पे काम चल रहा है जो डेवलपमेंट के अलग अलग फेजेस पे है. एज ऑफ नाउ मूविंग ऑन, global status of MR. Now these small modular reactors falls or operate differently. They are of different types. What are different types of small modular reactors? So there are total 5 types of small modular reactors. You just have to remember the name. So what are these 5 small modular reactors? So first one is land-based water-cooled small modular reactors. Then we have marine-based water-cooled small modular reactors. Then we have high-temperature gas-cooled based small modular reactors. Then we have liquid metal-cooled fast neutron spectrum SMRs. And lastly we have molten salt reactors. And so these are 1, 2, 3, 4, 5, and lastly we have micro reactors. Now what are micro reactors? So micro reactors में बस आप लोग याद रखेंगे कि micro reactors वो small modular reactors होते हैं जो 10 मेगावाट या 10 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरियस कूलेंट्स. बस आप इतना ही याद रखेंगे कि माइक्रो रिएक्टर्स जो होते हैं वो मैक्सिमम 10 मेगावाट या अप टू 10 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. टोटल 6 टाइप्स होते हैं: लैंड बेस्ड, मरीन बेस्ड, हाई टेम्परेचर लिक्विड मेटल कूल्ड फास्ट न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम एंड मॉल्टन सॉल्ट रिएक्टर. एंड लास्टली वी हैव माइक्रो रिएक्टर्स. नाउ so we have seen what is a micro reactor, we have small modular reactor, we have seen
what is the current status of these small modular reactors. Now let's understand कि इंडिया में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें तो व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स दैट वी हैव टू follow and what are the challenges, what are the different challenges while implementing this particular idea of small modular reactors 300. So the first one is Civil Liability for Nuclear Damages Act 2010. This legislation creates challenges for foreign nuclear suppliers by placing liability primarily on equipment manufacturers. So the first and the foremost important thing related to this particular topic, what are the challenges that India will face while implementing this small modular reactors 300. So the first one is that there is a specific act in India which is known as Civil Liability for Nuclear Damage Act 2010. ये basically एक act है इंडिया में जो basically ये चीज make sure करता है कि अगर कोई भी डैमेज न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोडक्शन में या न्यूक्लियर सप्लाईज को लेकर के होता है तो उसका जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी दैट लाइज सोली ऑन द मैन्युफैक्चरर ऑफ द इक्विपमेंट. तो इस वजह से भी क्या होगा कि ये जो हॉलटेक इंटरनेशनल है इट विल मैन्युफैक्चर द इक्विपमेंट्स रिलेटेड टू द स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स. और अगर इसको लेकर और इंडिया में जैसा लॉ है सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे दी जाएगी, हॉलटेक इंटरनेशनल पे. Now export regulations. आप देखिए US Atomic Energy Act of 1954 restricts US companies like Holtec from manufacturing nuclear equipments in India, complicating the potential for local production of SMR components. So now we time and again we put a lot of stress on Make in India initiative, but US में एक law है, उस law का नाम है US Atomic Energy Act of 1954. और इस law में basically बस एक चीज ये बोली गई है कि जो यूएस की कंपनीज हैं वो किसी फॉरेन टेरिटरी में जा करके इन इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती हैं. दिस इज गोइंग टू कॉज अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया. एज ऑफ नाउ 2 small modular reactors projects have reached the operational stage globally. अभी तक ऐसे 2 SMR structures हैं जो डेवलपमेंट स्टेजेस से थोड़ा सा एडवांस या ऑपरेशनल स्टेज में एंटर कर चुके हैं. और इसमें से 2 कौन कौन से ये SMR हैं. सो द फर्स्ट वन इज Academic Lomonosov floating power unit in Russia and high temperature gas cooled pebble bed in China. So one of these SMR is in Russia and another one is in China. China वाले small modular reactor का नाम है high temperature gas cooled pebble bed in China. और जो रशिया में है Academic Lomonosov floating power unit in Russia. So these are the 2 SMR projects which have reached in the operational stage. और ये कहाँ पे हैं, एक रशिया में है और एक है बेसिकली आपका चाइना में. अब इंडिया और यूएस की जो न्यूक्लियर डील है इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं. द इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील ऑल्सो नोन एज द यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट वाज साइंड इन 2008. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग related to this particular deal that you have to remember that this particular deal was signed in the year 2010. US India nuclear deal was signed in the year 2010. और ये जो particular deal है ये किस के बीच में साइन हुई थी. ये particular deal 2008 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे जो थे मनमोहन सिंह और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, उनके बीच में ये न्यूक्लियर डील साइन हुई थी. द इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील ऑफन रेफर टू एज द 123 agreement. Now please remember this. If they want they can ask this particular question as well in the examination कि यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील का एक पॉपुलर नाम क्या है. तो एक पॉपुलर नाम है यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील का 123 agreement. 123 agreement. So this is all about this specific topic. स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, कहाँ पे अभी अवेलेबल हैं, किस टेक्निक का यूज किया जाता है, क्यों इंडिया के लिए जरूरी है, क्या चैलेंजेस है, यूएस इंडिया की न्यूक्लियर डील क्या है और कौन सी कंपनी है जो बेसिकली इस पर्टिकुलर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से डील कर रही है जिसका नाम है हॉलटेक इंटरनेशनल. सो दिस वाज ऑल अबाउट टॉपिक नंबर 1. नाउ विल मूव टू टॉपिक नंबर 2. नाउ वी आर मूविंग इनटू टॉपिक नंबर 2. So this is topic number 2, Namaste scheme. So recent government data as part of the Namaste scheme from over 3,000 urban local bodies reveals that 92% of the 38,000 manual scavengers and workers involved in hazardous sewer and septic tank cleaning across Indian cities belong to scheduled caste, scheduled tribe or other backward classes communities. So what is this particular Namaste scheme? So Namaste scheme is basically is mainly focused on the manual scavengers. अब ये जो manual scavenging का काम होता है ये 2013 में एक लॉ आया था. उस लॉ के थ्रू मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्रोहिबिट कर दिया गया था. मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब क्या होता है दैट आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि सीवर को साफ करने के लिए कुछ लोग होते हैं जो सीवर के अंदर घुस जाते हैं.
तब वो नीचे उतरते हैं सीवर में पूरा वो अपना गमछा वगैरह बांध के। अब ये जो प्रोसेस है मैनुअल स्कैवेंजिंग का, इसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। इसके बाद इंडियन पार्लियामेंट ने इस पे 2013 में लॉ बना करके इसको बैन कर दिया था। बट एक रीसेंट सर्वे आया, उस रीसेंट सर्वे को 3000 अर्बन लोकल बॉडीज में कंडक्ट किया गया और उसमें से ये पता चला कि एज ऑफ नाउ 38,000 मैनुअल स्कैवेंजर्स इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इसमें से 92% ऐसे जो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग में जो काम कर रहे हैं लोग, जो इन्वॉल्व है, इसमें से 92% लोग ऐसे हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या किसी बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी डिस्टर्बिंग थिंग बिकॉज एज पर दिस मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013, अभी हम उस एक्ट के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज द एक्ट एक्चुअली Prohibition of Employment as Manual Scavengers and the Rehabilitation Act 2013. As per this particular act, आप किसी भी इंसान को मैनुअल स्कैवेंजिंग में अगर वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का है तो उसको सिर्फ इसलिए आप मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए नहीं रखेंगे क्योंकि वो किसी एक स्पेसिफिक लोअर कास्ट को बिलोंग करता है, बिकॉज दिस विल क्लियरली violate the rights which are given under this SC/ST Atrocities Act 1989. SC/ST Act 1989 में भी बेसिकली ये बताया गया है कि अगर कोई इंसान किसी SC या ST कम्युनिटी के इंसान को सिर्फ इसलिए मैनुअल स्कैवेंजिंग में इन्वॉल्व करता है क्योंकि वो स्पेसिफिक कास्ट और कम्युनिटी को बिलोंग करता है, दिस विल वायलेट देयर राइट्स। नाउ ऑल्दो बैन्ड इन इंडिया, a manual scavenger is anyone employed to manually clean, carry or handle human excreta from insanitary latrines, open drains, pits or railway tracks. So this is a manual scavenging जो basically जो फीकल मटेरियल और एक्सक्रीटा साफ करते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा साफ करते हैं, उसको जो लोग क्लीन करते हैं उनको हम मैनुअल स्कैवेंजर बोलते हैं। द आयरनी इज वी कैन नॉट से दैट पर्टिकुलर वर्ड जिसको ये लोग साफ करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का अभी जो जजमेंट आया था मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड, जिसमें बेसिकली SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट की बात की गई थी, उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, जो प्रिजनर्स राइट्स से रिलेटेड जजमेंट आया था, द सुप्रीम कोर्ट हैज स्पेसिफिकली यूज्ड द वर्ड लैट्रिन, राइट। सो बेसिकली ये लोग वही साफ करते हैं और बेसिकली ये चीज प्रोहिबिटेड है इंडिया में बिकॉज एज पर द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013, ऑल्दो बैन्ड इन इंडिया अंडर द PEMSR एक्ट 2013, द प्रैक्टिस पर्सिस्ट। नो लाइक अदर थिंग्स जो इंडिया में बैन है बट वो खुले में हो रही है, उसी तरीके से मैनुअल स्कैवेंजिंग भी बैन है इंडिया में, बट इट एक्चुअली एग्जिस्ट। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एनुअली अपनी जान गंवा देते हैं while cleaning the septic tank and and sewer lines. Right now we are moving into the next important part कि कौन सी मिनिस्ट्री है जो इस पर्टिकुलर स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है। So let's discuss what do we understand by Namaste. Namaste is an acronym, इसका full form क्या है? So full form for Namaste is National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem. National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem, a joint initiative of the Ministry of Social Justice and Empowerment and मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो दो मिनिस्ट्रीज हैं जो इस पर्टिकुलर स्कीम को स्टार्ट कर रही हैं। फर्स्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड द सेकंड मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम इज टू एलिमिनेट manual scavenging. The main objective of this particular scheme is to eliminate manual scavenging and focus on the these safety of the sanitation workers. Now the budget of this particular scheme of the Namaste scheme का budget कितना है? 2025-26 में बेसिकली 349.70 करोड़ का बजट है। 4800 अर्बन लोकल बॉडीज हैं जिनको 2025-26 तक कवर किया जाएगा नमस्ते स्कीम के अंडर। याद रखिएगा नमस्ते स्कीम का बजट है 349.70 करोड़, 349 करोड़ 70 लाख रुपए का बजट है। 4800 अर्बन लोकल बॉडीज को कवर किया जाएगा 2025-26 तक। ठीक है, अब देखिए एज पर द न्यू मॉडिफाइड स्कीम प्रोफाइलिंग ऑफ सीवर सेप्टिक टैंक वर्कर्स एंगेज्ड बाय ULB वुड बी अंडरटेकन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या किया जाएगा अंडर दिस पर्टिकुलर नमस्ते स्कीम की, जो लोग भी मैनुअल स्कैवेंजिंग में इन्वॉल्व है उनका एक डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा। These sewer septic tank workers are proposed to receive occupational safety training, personal protective equipment kits and health insurance under आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।
सो बेसिकली गवर्नमेंट ये मेक श्योर करेगी कि ये लोग जो है, जो लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग में इन्वॉल्व हैं, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाए, और सिर्फ यही नहीं, इनको लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब जो ये the goal is to provide sewer septic tank workers engaged by urban local bodies, provide safety training and equipment. We have already covered this, and also और इस स्कीम का एक और ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो सैनिटेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी क्रिएट करना, सैनिटेशन एंटरप्रेन्योर्स को। नाउ दिस इज द डेटा व्हिच आई वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, दैट बिटवीन 2019 टू 2023, 2019 से लेकर के 23 के बीच में मिनिमम 377 people have lost their life while cleaning all these sewers and septic tanks. And this is a very this is data which was given by the government in the parliament. So this is absolutely correct data, that in 4 years between 2019 and 2023, 377 people have lost their lives. Now as of September 2024, 3326 urban local bodies have profiled approximately 3800 sewer septic workers. So basically 38,000 सीवर सेप्टिक वर्कर्स की प्रोफाइलिंग को कंप्लीट करा जा चुका है। अब देखिए 12 स्टेट्स और यूटीज इंडिया में ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है, और ये एफर्ट्स 12 स्टेट्स एंड यूटीज इंक्लूडिंग केरला एंड राजस्थान हैव कंप्लीटेड द प्रोफाइलिंग प्रोसेस। सो केरला और राजस्थान के अलावा मतलब टोटल 12 स्टेट्स और यूटीज इंडिया में ऐसी हैं जिन्होंने अर्बन लोकल बॉडीज में जो काम करने वाले लोग होते हैं इनकी प्रोफाइलिंग को कंप्लीट कर लिया है। राइट नाउ SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989, it criminalizes the employment of scheduled caste in manual scavenging. So SC/ST scheduled caste, scheduled tribe, Prevention of Atrocities Act 1989, SC/ST Act 1989 में साफ क्लियरली प्रोहिबिट किया गया शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को मैनुअल स्कैवेंजिंग में इन्वॉल्व करना, बिकॉज इट विल वॉयलेट देयर आर्टिकल 15 का ये वॉयलेशन है। आर्टिकल 15 का वॉयलेशन कैसे? बिकॉज आर्टिकल 15 prohibits discrimination on the basis of race, caste, religion, sex and place of birth, right? So अगर कोई एक इंसान एक स्पेसिफिक कास्ट को बिलोंग कर रहा है, उसलिए अगर आप उसे रख रहे हैं उस सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए, then this will violate the fundamental rights, and also it will clearly it is clearly prohibited under SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989. So this is all about this Namaste scheme. बजट कितना है, मेन लॉ कौन सा है, मिनिस्ट्री कौन सी इंप्लीमेंट करेगी, फुल फॉर्म क्या है, इंप्लीमेंटेशन पीरियड क्या है, कितने टाइम तक ये चीज कवर करना है, कितने अर्बन लोकल बॉडीज को कवर किया जाएगा, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी हैव विद अस टुडे इज इन टुडेस सेशन इज कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव चार्टर। So recently the members of Colombo Security Conclave, India, Sri Lanka, the Maldives and Mauritius signed a charter and a memorandum of understanding for the establishment of a CSC secretariat in Colombo. So ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, CSC जो है, इसका एक सेक्रेटेरिएट खोलने की बात चल रही है। और ये सेक्रेटेरिएट कहाँ पे खोला जाएगा? ये सेक्रेटेरिएट जो है वो कोलंबो में खोलने की बातचीत चल रही है। अब देखिए बांग्लादेश वाज एब्सेंट एंड सिचिलियट पार्टिसिपेटेड एज एन ऑब्जर्वर स्टेट। सो बेसिकली जो ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की मीटिंग हुई थी, इसमें से बांग्लादेश मिसिंग था, आप ये याद रखेंगे। और सिचिलिस क्या था? बेसिकली सिचिलिस को एक ऑब्जर्वर स्टेटस की तरह सिचिलिस को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया, आप ये भी याद रखेंगे। अब इस पर्टिकुलर कॉन्क्लेव से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उन्हें भी कवर कर लेते हैं। So it was originally known as the NSA Trilateral or Maritime Security and was established between India, Sri Lanka and Maldives in 2011. So initially it was known as Colombo Security Colombo Security Conclave. Earlier it was known as NSA और इसे establish किया गया था 2011 में। 3 कंट्रीज ने मिलकर के इसे establish किया था, सिम, श्रीलंका, इंडिया एंड मालदीव्स, श्रीलंका, इंडिया एंड मालदीव्स। It was an initiative of Sri Lanka to enhance maritime security in the Indian Ocean region. So it was a sole initiative of Sri Lanka to increase the maritime security in the Indian Ocean region. अब members कौन-कौन से हैं? India, Sri Lanka and Maldives were its founding members. So founding members were India, Sri Lanka and Maldives. Mauritius ने join किया था Colombo Security Conclave को 2022 में, whereas Bangladesh joined this particular conclave in 2024. But 2024 में जो meeting हुई है उसमें से बांग्लादेश मिसिंग था। और इसका जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, इसका हेडक्वार्टर कोलंबो में एस्टैब्लिश करने की बातचीत चल रही है, आप ये भी याद रखेंगे। और सिचिलिस को एक ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया था, आप ये भी याद रखेंगे। व्हाट आर द मेन गोल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के मेन गोल क्या है? सो दिस हैव 5 मेन गोल्स हैं। मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी,
maritime safety and security. So these are the 5 goals of Colombo Security Conclave: maritime safety and security, countering terrorism and radicalization, combating trafficking and transnational organized crime, cyber security and protection of critical infrastructure and technology, and lastly humanitarian assistance and disaster relief. So these are the five main goals of CSC. Now what are the defense exercises? So there is this particular defense exercise. India, Sri Lanka and Maldives conducted exercise Dosti 15 in Maldives. So जो founding members थे CSC के, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, इनके बीच में एक एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था एक्सरसाइज दोस्ती. 15th एडिशन था, मालदीव्स में हुई थी. The first dialogue among the 3 countries took place in 2011 in the Maldives, followed by meetings in Sri Lanka and India. अब इन तीनों कंट्रीज के बीच में जो पहली मीटिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? दैट टुक प्लेस इन 2011. मालदीव्स में ये मीटिंग हुई थी. इट वाज रिवाइव्ड एंड रीब्रांडेड एज कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इन 2020. अर्लियर इट वाज नोन एज, अर्लियर इसे हम किस नाम से जानते थे? एनएसए ट्राइलैटरल, और एनएसए ट्राइलैटरल से बदल कर इसका नाम कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कर दिया गया 2020 में. कौन कौन सी फाउंडिंग कंट्रीज थी? एज ऑफ नो क्या स्टेटस है? किसने पार्टिसिपेट किया, किसने मिस किया, गोल क्या है? ये सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में कवर कर लेनी है. अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में जा रहे हैं, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की बात करने जा रहे हैं हम लोग, और टॉपिक नंबर 4 पे आ चुके हैं. द मोस्ट कोवेटेड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर शीट, टॉपिक नंबर 4, एलोकेशन ऑफ सैटेलाइट स्पेक्ट्रम. मैं कुछ चीजें आपको न्यूज़पेपर से बेस में पढ़ के अभी तुरंत बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं. Recently, India opted for an administrative allocation of satellite spectrum, diverging from the auction method amid reactions from industry giants and renewed debates over spectrum management. So now, the India have chosen the administrative allocation method for allocating satellite spectrums in India. Auction method का use नहीं किया है. Auction method नहीं adopt करेगी Indian government while granting these particular satellite spectrum. Satellite spectrum में एक चीज़ आपको याद रखनी है. अब देखिए सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को लेकर के मैं जो चीज़ें बता रहा था जो न्यूज़पेपर से एक्चुअली आपके लिए रेलेवेंट है. अब देखिए हमारे जो यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया था कि इंडिया सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जो सैटकॉम स्पेक्ट्रम होता है, सैटकॉम स्पेक्ट्रम होता है, उसको एलोकेट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड का यूज करेगा, ना कि ऑक्शन मेथड का यूज करेगा. अब देखिए अब सैटेलाइट स्पेक्ट्रम होता क्या, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की. सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या है? सैटेलाइट स्पेक्ट्रम refers to the specific frequency bands used for communication via satellite. So the main central idea that you have to remember, you are not a physics student, so I don't expect that you understand each and every technical jargon. आपको समझने की जरूरत एकदम नहीं है. जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू चीजें बस वो समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं. सैटेलाइट स्पेक्ट्रम refers to the specific frequency band used for communication via satellite. So सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन करने के लिए हम सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का यूज होता है. These radio frequencies are essential for transmitting signals from ground stations to satellites in orbit and vice versa, facilitating services such as television broadcasting, internet access and mobile communication. So these satellite spectrum will help in developing television broadcasting, internet access and mobile communication. Right now, with the increasing demand for satellite services, especially in areas like broadband and emergency communications, spectrum allocations become crucial. Right now, why this particular कि ये spectrum की जो demand, satellite spectrum की demand है वो क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है? The first इंपॉर्टेंट थिंग इसकी ये बहुत ही सीमलेस तरीके से ऑपरेट करता है, बहुत स्मूथ होता है, और इमरजेंसी सिचुएशंस में और जो बहुत रिमोट लोकेशंस होती हैं वहाँ पर भी ये जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम होता है उसके थ्रू आप इजीली चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं. अब सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी बैंड्स कितने बैंड्स होते हैं, मतलब कितने अलग अलग तरीके के सैटेलाइट फ्रीक्वेंसीज होती हैं. सो द फर्स्ट वन इज एल बैंड, जिसका जो 1 से लेकर के 2 गीगाहर्ट्ज के बीच में होता है, और इसका यूज किस लिए किया जाता है? एल बैंड जो सैटेलाइट्स होते हैं यूटिलाइज फॉर जीपीएस एंड मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज. जीपीएस और मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज के लिए हम एल बैंड सैटेलाइट्स का यूज करते हैं जो 1 से 2 गीगाहर्ट्ज की उसमें रेंज में ऑपरेट करते हैं. फिर एल के बाद आता है एस बैंड सैटेलाइट जो 2 से 4 गीगाहर्ट्ज की कैटेगरी में फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करते हैं, और इनका मेनली किस लिए यूज किया जाता है? These are used for the weather radar, air traffic control और मोबाइल सैटेलाइट एप्लीकेशंस के लिए एस बैंड सैटेलाइट का यूज किया जाता है. देन वी हैव सी बैंड जो ऑपरेट करता है 4 से लेकर के 8 के बीच में. किस सैटेलाइट टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए मेनली इसका यूज किया जाता है और डेटा कम्युनिकेशन के लिए. देन वी हैव एक्स बैंड जो ऑपरेट करता है 8 से 12 गीगाहर्ट्ज के बीच में, और इसका मेनली जो काम होता है वो मिलिट्री एप्लीकेशंस फॉर रडार एंड कम्युनिकेशन. सो मिलिट्री कम्युनिकेशंस के लिए इसका यूज किया जाता है. एंड लास्टली वी हैव कू बैंड
सैटेलाइट कू बैंड ऑपरेट करता है 12 से लेकर के 18 गीगाहर्ट्ज के बीच में, ये चीज़। और फिर इसके बाद आता है का बैंड जो ऑपरेट करता है 26 से लेकर के 40 गीगाहर्ट्ज के बीच में। इसका यूज़ किया जाता है इंटरनेट सर्विसेज और हाई डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है इन अलग अलग रेंजेस के सैटेलाइट्स का। उसके बाद हम देख लेते हैं अब सैटेलाइट स्पेक्ट्रम और जो नॉर्मल टेलीकॉम का जो स्पेक्ट्रम होता है उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो जो टेलीकॉम का स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो ऑक्शन होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक स्पेसिफिक टेरिटरी के लिए होता है, तो आप उसका इजीली ऑक्शन कर सकते हैं। बट जो ये सैटेलाइट स्पेक्ट्रम होता है, इसमें सैटेलाइट स्पेक्ट्रम में बेसिकली क्या होता है कि सैटेलाइट्स रिवॉल्व ऑल अराउंड द ग्लोब, पूरे अर्थ के अराउंड वो रिवॉल्व करती रहती है। तो अब किसी एक कंट्री का स्पेसिफिक डोमिनेंस नहीं होता है, आपको मल्टीपल कंट्रीज के परमिशन की जरूरत पड़ती है सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को मतलब सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को ऑपरेट करने के लिए। इसीलिए जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम होता है उसको बेसिकली हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिवली एलोकेट करते हैं, ना कि उसका ऑक्शन करके, क्योंकि ऑक्शन का जो प्रोसेस होगा वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर लें, अगर हम थोड़ा बहुत और इस चीज़ के बारे में, unlike terrestrial spectrum which is used for mobile communication, satellite spectrum has no national territorial limits. सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का कोई नेशनल टेरिटोरियल लिमिट नहीं होता है, वेयरएज जो टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम होते हैं इनका एक ज्योग्राफिकल लिमिट होता है ड्यू टू इट्स इंटरनेशनल कैरेक्टर। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो ये सैटेलाइट स्पेक्ट्रम होते हैं इसके लिए आपको मल्टीपल कंट्रीज के परमिशन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम होते हैं इनको रेगुलेट करने वाली एक इंटरनेशनल अथॉरिटी है। इसे 1865 में स्टैब्लिश किया गया था और इस अथॉरिटी का नाम है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU। एक यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो इंटरनेशनली सैटेलाइट स्पेक्ट्रम्स को रेगुलेट करती है। अब देखिए इंटरनेशनल यूनियन का इसमें पार्टिसिपेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि मल्टीपल कंट्रीज के परमिशन की जरूरत पड़ती है। स्पेक्ट्रम फॉर सैटकॉम इज पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट। अब देखिए इंडिया में एक जो मेन एक्ट है जो टेलीकम्युनिकेशन और इन सारी चीजें को रेगुलेट करता है, उस एक्ट का नाम है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। 2023 में एक एक्ट आया था जिसका नाम है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। उसके थ्रू स्पेक्ट्रम सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को रेगुलेट किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस मींस द असाइनमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम विदाउट होल्डिंग एन ऑक्शन। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से इन सैटेलाइट स्पेक्ट्रम्स को एलोकेट किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशंस का मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिवली जब आप एलोकेट करते हैं इसका मतलब यही है कि आप ऑक्शन नहीं कर सकते। आप ऑक्शन के अलावा आपको बेसिकली कोई दूसरा मेथड ढूंढना होगा जिसके थ्रू आप इन सैटेलाइट्स को एलोकेट करेंगे। आप ऑक्शन नहीं कर सकते हैं सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का, ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। फिर इसके बाद मूविंग ऑन, आप देखिए इसके मेन बेनिफिट्स क्या होते हैं। रिजिलियंट नेटवर्क होता है, मतलब जो नेटवर्क का स्ट्रेंथ रहता है वो बहुत रिजिलियंट रहता है और बीच बीच में बफर नहीं करता है, ग्लिचेस नहीं होते हैं सैटेलाइट स्पेक्ट्रम में। और दूसरा बेनिफिट क्या है कि इसका जो कवरेज होता है वो बहुत ज्यादा वाइड होता है। अब इंडिया में एक KPMG का एक रिपोर्ट आया था, उसमें ये बताया गया था कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का जो मार्केट है, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का सैटकॉम जिसको हम बोलते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेक्टर का जो 2023 में जो मार्केट है वो कितना है, 2.3 बिलियन अ ईयर। 2.3 बिलियन अ ईयर है अभी इसका मार्केट, जो 2028 तक $20 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इसीलिए ये पर्टिकुलर डोमेन इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखिए कुछ कंट्रीज वर्ल्ड में ऐसी हैं जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत चीजें कर चुकी हैं सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को लेकर के। कंट्रीज लाइक US एंड ब्राजील, जिन्होंने क्या किया था, एक स्पेक्ट्रम के लिए, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए एक ऑक्शन किया था, बट अगेन दैट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। और ये लोग वापस से, जो US और ब्राजील थे, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मोड वापस से चुन लिया। याद रखिएगा 2 मेथड होते हैं इन सैटेलाइट किसी भी स्पेक्ट्रम को एलोकेट करने के। एक होता है ऑक्शन मेथड जिसमें आप बहुत सारी कंपनीज बिड करती हैं, जो बेसिकली मोबाइल नेटवर्क का कम्युनिकेशन के लिए जब उसका ऑक्शन होता है तो कंपनीज लाइक जियो, एयरटेल, ये सारी कंपनीज उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। दूसरा मेथड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड, जहां पर गवर्नमेंट अपने आप से एलोकेट करती है कंपनीज को। अब देखिए जो एलॉन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, के काफी टाइम से इंडिया में सर्विसेज स्टार्ट करना चाहती थी, बट अगेन इसके लिए परमिशन नहीं मिल रहा था। इसके बाद जब सैटेलाइट स्पेक्ट्रम पे बातचीत होना शुरू हुई तो रिलायंस जियो केम एज अ बिग प्लेयर
और उसके बाद जब बात हुई कि ये ऑक्शन होगा तो ऑक्शन होने के टाइम पे स्टारलिंक वाज वेरी हैप्पी. देन आफ्टर दैट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एलोकेट द सैटेलाइट स्पेक्ट्रम इन एन ऑक्शन. फिर उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको हम एलोकेट करेंगे, बिकॉज ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है इंटरनेशनली. इसमें जो इंटरनेशनल टेरिटरीज होती हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसीलिए आपको मल्टीपल परमिशंस और अप्रूवल की जरूरत पड़ती है. इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इसे एडमिनिस्ट्रेटिवली एलोकेट करेंगे. इंटरनेशनल रेगुलेशंस हैं और इंटरनेशनली कौन सी एक एजेंसी है जो इसे रेगुलेट करती है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट 1865 में जिसे एस्टैब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में. सो दिस वाज ऑल अबाउट सैटेलाइट स्पेक्ट्रम. याद रखिएगा स्टारलिंक के फाउंडर कौन है? स्टारलिंक के फाउंडर है द माइटी एलॉन मस्क. देन वी विल स्टार्ट विद द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024. इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट. ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स. 19th एडिशन ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिलीज किया जा चुका है और इंडिया को 105th पोजीशन मिली है आउट ऑफ 127 कंट्रीज और हम हैं बेसिकली सीरियस हंगर कैटेगरी में. इंडिया हैज बीन रैंक्ड 105 आउट ऑफ 127 कंट्रीज इन द 2024 19th एडिशन ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स एंड वी आर इन द सीरियस हंगर कैटेगरी. 2024 की जो रिपोर्ट है इसे पब्लिश करने वाली एजेंसी का नाम क्या है? एजेंसी का नाम है कॉन्सर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ. सो बेसिकली जो एजेंसी जिन्होंने पब्लिश किया, कॉन्सर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ आर द टू ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने पब्लिश किया. 2024 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसका मेन सेंट्रल आइडिया क्या है? हाउ जेंडर जस्टिस कैन एडवांस क्लाइमेट रेजिलियंस एंड जीरो हंगर. सो दिस इज द थीम फॉर द 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स. हाउ जेंडर जस्टिस कैन एडवांस क्लाइमेट रेजिलियंस and zero hunger. Now what is global hunger index? Let's understand few important facts about global hunger index. So what is a global hunger index? The Global Hunger Index is a peer-reviewed report published on an annual basis by Concerned Worldwide and Wealth Hunger Life. It has been brought out almost every year since 2006. So you have to remember the first edition of Global Hunger Index was published in the year 2006. दो organizations हैं जो इसको publish करती हैं, Concerned Worldwide and Wealth Hunger Life. Each country's GHI score is calculated based on a formula that combines 4 indicators. Total 4 indicators होते हैं जिनका यूज करते हैं हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स को प्रिपेयर करने के लिए. द फर्स्ट वन इज अंडर नरिशमेंट. एवरीबॉडी नोज व्हाट इज अंडर नरिशमेंट. नाउ देयर आर 3 अदर पैरामीटर्स और अदर इंडिकेटर्स. टोटल 4 इंडिकेटर्स होते हैं और ये 4 इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज अंडर नरिशमेंट. वी ऑल नो व्हाट इज अंडर नरिशमेंट. देन वी हैव चाइल्ड स्टंटिंग. नाउ व्हाट इज चाइल्ड स्टंटिंग? द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 हु हैव लो हाइट फॉर देयर एज रिफ्लेक्टिंग क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन. सो चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब क्या होता है? जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनकी जो हाइट है वो अपने एज के अकॉर्डिंग कम है, उनकी एज के अकॉर्डिंग कम है. देन द थर्ड इंडिकेटर इज चाइल्ड वेस्टिंग. व्हाट इज चाइल्ड वेस्टिंग? द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 हु हैव लो वेट. जिनका अपनी हाइट के प्रोपोर्शन में वेट कम है उसको बोलते हैं हम चाइल्ड वेस्टिंग. अब देखिए W फॉर वेट एंड W फॉर वेस्टिंग. सो चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या है कि आप अगर 5 साल के नीचे का बच्चा जिसकी अपनी हाइट के प्रोपोर्शन में वेट नहीं है. फिर जो लास्ट इंडिकेटर है वो है आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी. द शेयर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे रिफ्लेक्टिंग इन पार्ट ऑफ द फेटल मिक्स ऑफ इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड अनहेल्दी एनवायरनमेंट. सो 5 साल के पहले जो बच्चे मर जाते हैं उसको हम बोलते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी. द शेयर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे. तो 5 साल के पहले जो बच्चे मर जाते हैं. अब देखिए 4 इंडिकेटर हो गए: चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड अंडर नरिशमेंट. दीज आर द 4 indicators of global hunger index in which India was ranked 105 out of 127 countries with a score of 27.3. याद रखिएगा कंट्रीज को रैंक किया जाता है ऑन ए स्कोर ऑफ 0 to 100 पॉइंट स्केल रहता है जिसमें इसको रैंक किया जाता है कंट्रीज को. आप देखिए अलग अलग जो कैटेगरीज हैं कि अगर आप इतना पर्टिकुलर स्कोर अगर आपने किया, आपकी कंट्री ने किया, तो आप किस कैटेगरी में फॉल करेंगे. अगर आपकी कंट्री ने इतना स्कोर किया है तब आप किस कैटेगरी में फॉल करेंगे. Countries scoring less than or equal to 9.9 are slotted in the low category of hunger. अगर कोई भी कंट्री 9.9 और 9.9 या उससे कम स्कोर करती है उसे लो हंगर कैटेगरी में रखा जाएगा. अगर कोई भी कंट्री इफ अ कंट्री स्कोरिंग बिटवीन 10.0 and 19.9 then that particular country will be considered as the moderate hunger category. That country will be judged under the moderate hunger category. Then we have the third category जिसमें बेसिकली स्कोर लेते हैं हम 20 से लेकर के 34.9 का. और बेसिकली अगर कोई भी कंट्री इस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल कर रही है तो उसे हम सीरियस कैटेगरी में रखते हैं. इंडिया का स्कोर 27.3 है तो हम भी
सीरियस कैटेगरी में ही फॉल कर रहे हैं। दोज स्कोरिंग बिटवीन 30.0 एंड 49.9 आर कंसीडर्ड अंडर द अलार्मिंग कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी इज अलार्मिंग कैटेगरी। अगर कोई भी कंट्री 35.0 से लेकर के 49.9 के बीच में स्कोर करती है उसे अलार्मिंग कैटेगरी में रखा जाता है, और अगर कोई कंट्री 50 या 50 से अबव स्कोर करती है तो उसे एक्सट्रीमली अलार्मिंग कैटेगरी में रखा जाता है। आप लोग याद रखेंगे देयर आर टोटल 5 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट स्ट्रक्चर इज इफ अ कंट्री इज स्कोरिंग less than or equal to 9.9, then we'll keep that particular country in a low hunger category. If a country is scoring between 10.0 and 19.9, then the country will go into the moderate hunger category. If a country is scoring between 20 to 34.9, then that particular country will go under serious category. If a country is scoring between 30.0 and 49.9, then that particular country will go under alarming category. If a country is scoring 50 and above, then that particular country will go in the extremely alarming category. Of the 127 countries assessed, 42 still experienced either alarming or serious hunger levels. So out of 127 countries, 42 countries are there which are facing alarming or serious hunger levels in 2024. The Global Hunger Index ranks India 105 out of 127 countries, placing it in the serious category of hunger levels. We have already discussed that India was kept in serious hunger level category and with the score of 27.3, और हमारा रैंक क्या था? हमारा रैंक था 105। अब हम बालाबार एक्सरसाइज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। बालाबार एक्सरसाइज के बारे में India hosted a joint naval exercise of Quad nations at Visakhapatnam. So why this particular exercise becomes very important? Because the participant of this particular exercise are the members of Quad, और अभी recently 6 Quad summit हुआ था डेलावेयर, विल्मिंगटन डेलावेयर में 6 Quad summit हुआ था। उसके बाद अब ये जो एक्सरसाइज मालाबार है 2024, इसे इंडिया ने होस्ट किया था। इसका नेवल एक्सरसाइज याद रखिएगा, एक्सरसाइज मालाबार इज अ नेवल एक्सरसाइज जिसे इंडिया ने होस्ट किया। और कहाँ ये एक्सरसाइज हुई है? ये एक्सरसाइज हुई है बेसिकली आपकी विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में एक्सरसाइज हुई है 8 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक ये एक्सरसाइज होनी है, एक्सरसाइज मालाबार 2024। और ये एक्सरसाइज 2 फेजेस में होगी, सी फेज और हार्बर फेज में। आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो लिया गया है ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के ऑफिशियल वेबसाइट से मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो है आपका वो है। तो दिस इन्फॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली क्लियर, याद रखिएगा। डेट्स आर 8 to 18 अक्टूबर। क्वाड की कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। 2 फेज में होती है, हार्बर और सी फेज में विशाखापट्टनम में स्टार्ट हुई एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज, ठीक है। इसके बाद देखिए द 28th एडिशन ऑफ मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज that commenced on 8th October 2024 would extend till 18th October 2024. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं that the tenure of this particular exercise is between 8th to 18th of October 2024. The particular exercise Malabar, which was initiated in 1992 as a bilateral exercise between India and the US. So this particular exercise Malabar was established in the year 1992, and earlier this particular exercise was conducted between 2 countries, India and United States of America. From 2002 onwards the exercise has been conducted every year. So from 2002 onwards this particular exercise has been conducted every year. Japan and Australia first participated in 2007, and since 2014 India, the US and Japan have participated in the exercise every year. So this it was year 2007 तक सिर्फ इंडिया और जापान के बीच में एक्सरसाइज होती थी, बट 2007 ऑनवर्ड्स जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने लगे। और 2014 के बाद से इंडिया, यूएस और जापान लगातार इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और 2020 में पहली बार ऐसा हुआ था कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने भी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक कुछ चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखेंगे। इट वॉज द ईयर 2007, और 2007 में ही क्वाड को फॉर्मलाइज किया गया था, आप ये भी याद रखेंगे। Quad was formalized in 2007. Now the next important thing that you have to remember that it was the year 2007 when Japan and Australia participated in this particular exercise for the first time. Then in 2014 से जापान रेगुलरली इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा था। फिर इसके बाद 2020 ऑनवर्ड्स 2020 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने भी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। इसीलिए 2020 ऑनवर्ड्स हम इस एक्सरसाइज को क्या बोलने लगे थे? मालाबार एक्सरसाइज को हम बोलने लगे थे। इट इज डेडिकेटेड टू द क्वाड मेंबर, क्योंकि क्वाड की जो 4 कंट्रीज मेंबर है, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, 2020 ऑनवर्ड्स ये चारों ही कंट्रीज एक्सरसाइज मालाबार में पार्टिसिपेट करने लगी थी। 7 जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, 7 2 14, फिर 14 से जापान पार्टिसिपेट करने लगा।
फिर 2020 में कोविड-19 आता है और इस बार से ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, इसीलिए 2020 ऑनवर्ड्स हम इसे बोलते हैं कि ये एक क्वाड एक्सरसाइज बन गई थी. विद ऑस्ट्रेलियाज पार्टिसिपेशन इट हैज बिकम द नेवल एक्सरसाइज ऑफ द क्वाड ग्रुपिंग यूएस, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. सो बेसिकली जब ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन कर लिया इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को, तब ये क्वाड की एक डेडिकेटेड एक्सरसाइज हो गई. सी फेज इस एक्सरसाइज का जो मालाबार 2024 का है वो 14 अक्टूबर से स्टार्ट होगा विशाखापट्टनम में. इसका मतलब हार्बर फेज चलेगा 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक, उसके बाद सी फेज स्टार्ट होगा. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. 7th टॉपिक है हमारा आज का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024. Recently, the Global Innovation Index 2024 was released by World Intellectual Property Organization, Cornell University, and INSEAD Business School. So recently, these three organizations, which are known as World Intellectual Property Organization, Cornell University, and the last one is INSEAD Business School, they have prepared a Global Innovation Index 2024, and the report of this particular index has been released. Now we'll see the important facts related to this particular index. So the first one is, what was the theme for this particular index? So theme for the 2024 Global Innovation Index was unlocking the promise of social entrepreneurship. So this was the theme for the 2024 Global Innovation Index, unlocking the promise of social entrepreneurship. Criteria for measurement of innovation. I know what are the different criteria for measuring the innovation of any specific country. So let's understand the various categories of various measurements of this particular innovation. अलग-अलग measurements क्या हैं? So the first one is institutions, human capital and research, infrastructure, credit investment, linkages, creation, absorption and diffusion of knowledge and creative output. So these are different parameters or measurement criteria. On the basis of these parameters, the innovation of any particular country is measured on the basis of these particular parameters. Switzerland ने इस particular Global Innovation Index 2024 को टॉप किया है. सेकेंड रैंक है स्वीडन का और थर्ड रैंक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एसएसयू. फर्स्ट रैंक है स्विट्जरलैंड का, सेकेंड रैंक है स्वीडन का और थर्ड रैंक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक है 39th. याद रखिएगा 2024 का जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसमें इंडिया की रैंक है 39th और टोटल 133 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया है. आप ये भी याद रखेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में. अब देखिए हमारा जो रैंक है ये थोड़ा इंप्रूव हुआ है. 2023 में जो इंडिया का रैंक था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, द रैंक वाज 40th. नाउ इन द ईयर 2024 द रैंक इज 39th. नाउ इंडिया होल्ड्स द टॉप रैंक इन बोथ लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज एज वेल एज द सेंट्रल एंड साउथ एशियन रीजन फॉर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स, क्रिएटिव आउटपुट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस सोफिस्टिकेशंस. सो बेसिकली हम टॉप रैंक पे हैं जो लोअर मिडिल इकोनॉमीज हैं, और लोअर मिडिल इकोनॉमीज में भी हम टॉप रैंक पे हैं और सेंट्रल और साउथ सदर्न एशियन रीजन में भी हम नॉलेज और टेक्नोलॉजी आउटपुट में हम बेसिकली टॉप रैंक पे हैं. आप याद रखेंगे इंडिया से जो कंट्रीज जिन्होंने बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई एंड मुंबई आर अमंग द टॉप 100 साइंस एंड टेक क्लस्टर्स. अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में बताया गया कि बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई एंड मुंबई, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई, जो चार ये मेजर सिटीज हैं इंडिया के, इनको बेसिकली वर्ल्ड के जो टॉप 100 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्लस्टर्स हैं, जो क्लस्टर का मतलब क्या होता है, हब या सेंटर, जो हब है, जो टॉप 100 हब्स हैं उनमें इन चार सिटीज को इंक्लूड किया गया है. बेंगलुरु, बीसीडी, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, देन वी हैव मुंबई, राइट. अब देखिए इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, जिन इनिशिएटिव्स की वजह से इंडिया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में बेसिकली जो उसका इम्पैक्ट है वो क्या है. सो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज अटल इनोवेशन मिशन हैज प्लेड अ मेजर रोल इन expanding the innovation ecosystem. So this is the scheme, this is the platform, the Atal innovation ecosystem. This Atal innovation mission has created an ecosystem for India where it has become very easy and very smooth for different companies to invent more and more things. So Atal innovation mission is one important thing that you have to remember, that Atal innovation mission has helped a lot India in developing in
in developing the innovation ecosystem in India. Then we have the next important initiative of the government, that is Anushandhan National Research Foundation, ANRF. Anushandhan National Research Foundation was established to foster a culture of research and innovation throughout India's universities, research institutions and R&D laboratories. So this is also very important initiative of the government, and this important initiative is ANRF, Anushandhan National Research Foundation. Basically this particular ANRF initiative has helped various educational institutes and universities and R&D laboratories to create a proper infrastructure and ecosystem for the research and innovation. Now this particular report is presented by World Intellectual Property Organization, WIPO. Now WIPO, it is a self-funding agency of the UN. So this is the first characteristics of WIPO, that it is a self-funding agency of the United Nations. There are total 193 members of this particular organization, World Intellectual Property Organizations के. India भी इसका एक member है. In 1975 WIPO joined a UN family of organizations, becoming a specialized agency of the UN. Right? So special UN को कब join किया WIPO ने? WIPO, World Intellectual Property Organization, have joined this particular organization, United Nations, in the year 1974, and after joining United Nations, World Intellectual Property Organization became a specialized agency of the United Nations. The headquarters of WIPO is situated in Geneva, Switzerland. So this was all about this particular Global Innovation Index 2024. Now we are moving into the topic number 9, SCO Summit 2024 पे अब हम move कर रहे हैं. 23rd meeting of the Shanghai Cooperation Organization Council of Head of Government. So this was the 23rd edition of the Council of Heads of the Governments of the Shanghai Cooperation Organization. ये जो meeting थी ये October 16 को हुई है. October 16 को हुई है. कहाँ पे हुई? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में. और जो मेन फोकस पॉइंट था इस पर्टिकुलर समिट का, एससीओ समिट का, दैट पर्टिकुलर फोकस पॉइंट वाज कि जो एससीओ का जो मेंबर कंट्रीज हैं इनको कैसे ट्रेड और इकोनॉमी को डेवलप किया जा सकता है. तो दिस वाज द मेन एजेंडा फॉर द एससीओ 2024 23rd एडिशन जो मीटिंग हुई थी, उसका मेन एजेंडा यही था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ट्रेड को हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं. इस्लामाबाद में ये मीटिंग हुई थी, याद रखिएगा. 23rd एडिशन था, ये भी याद रखेंगे. और इंडिया को प्रेजेंट किया था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर ने, आप ये भी याद रखेंगे. अब शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? So it is a permanent intergovernmental international organization founded on 15th June 2001 in Shanghai, China. 15th June 2001 को इसे establish किया गया था शंघाई चाइना में, इसीलिए इसका नाम क्या है? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन. Initially it was established by 6 countries. 6 फाउंडिंग मेंबर्स थे इस पर्टिकुलर शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के. और ये कंट्रीज कौन कौन सी थी? कजाकिस्तान, चाइना, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan and Uzbekistan. So these are the 6 countries which were the founding members of the Shanghai Cooperation Organization: Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan and Uzbekistan. Now moving on. और इसकी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो फोर रनर ऑर्गेनाइजेशन थी, फोर रनर का मतलब जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले एग्जिस्ट करती थी, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था शंघाई 5. अब किस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे मेनली ये और जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑपरेट करता है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे? So mutual trust, mutual benefit, equality, consultation, respect for cultural diversity, and the pursuit of common development. So these are 6 principles of the Shanghai Cooperation Organization. SCO follows these particular principles, and these are the main, central idea or main governing principles of the Shanghai Cooperation Organization: mutual trust, mutual benefit, equality, consultation, respect for cultural diversity, and the pursuit of common development. Now, what are the different decision-making bodies of Shanghai Cooperation Organization? So, it has 2 decision-making bodies. और जो सुप्रीम जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, दैट इज काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स, जिसका 23rd मीटिंग अभी इस्लामाबाद में कंक्लूड हुआ है. एनुअली इसका मीटिंग होता है. अब देखिए 2 परमानेंट बॉडीज हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. ये 2 परमानेंट बॉडीज कौन कौन सी हैं? द सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन बीजिंग. अब शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो सेक्रेटेरिएट है, इट इज लोकेटेड इन बीजिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस डे टू डे operation. So this is the first body which is responsible for the day-to-day management of this Shanghai Cooperation Organization, and it is known as the Secretariat of SCO. The Executive Committee of the Regional Anti-Terrorist Structure is in Tashkent. अब जो दूसरी बॉडी है जिसका नाम है द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इसका बेसिकली जो ऑफिस है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ताशकंद में.
और इसका मेन एम क्या रहता है इस पर्टिकुलर कमेटी का? रीजनल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को इन्हांस करना। रीजनल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को इन्हांस करना इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, बेसिकली रैट्स। अब करंटली कितने मेंबर्स हैं? तो करंटली देयर आर 10 मेंबर्स ऑफ द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा ब्रिक्स के 9 मेंबर्स हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड यूएई। सऊदी अरेबिया इज येट टू फॉर्मलाइज इट्स मेंबरशिप ऑफ ब्रिक्स। और जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं। 10 मेंबर्स कौन कौन से हैं? चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस। अब देखिए ईरान ने 2023 में ज्वाइन किया था और बेलारूस ने ज्वाइन किया था शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को 2024 में। दो कंट्रीज ऐसी हैं जिसे शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जर्वर स्टेटस में रखा है या बेसिकली ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं। और ये बेसिकली दो कंट्रीज कौन कौन सी हैं? अफगानिस्तान और मंगोलिया को मिल रखा है ऑब्जर्वर स्टेटस। याद रखिएगा बेलारूस ने 2024 में ज्वाइन किया था, आप ये भी याद रखेंगे। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 2015 के बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर बिकेम द फर्स्ट पर्सन आफ्टर 2015 टू अटेंड दिस पर्टिकुलर मीटिंग। और वहां पर जाने के बाद बेसिकली जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मिस्टर मोहम्मद इशकदार उनसे मिले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। सो दिस इज आल्सो हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि हम किसी डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हुए किसी पाकिस्तानी डिग्नेटरी के साथ में। नाउ वी आर मूविंग इनटू टॉपिक नंबर 9, इंस्टॉलेशन ऑफ एक्स बैंड रेडार। एक्स बैंड रेडार मैंने आप लोगों को क्लासेस में बहुत बार बताया था। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्लीज पढ़ लीजिएगा। एंड अज्यूमिंग दैट आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा या अगर पढ़ा होगा तो रिवीजन कर लीजिए। इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं। बैकग्राउंड में बस इतना याद रखिएगा, वायनाड में जो बहुत डिवास्टेटिंग लैंडस्लाइड आया था जिसमें 2 गांव पूरी तरीके से बह गए थे, उसके बाद इंडिया का जो वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है उसको अपग्रेड करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है। उसमें से एक इनिशिएटिव ये भी है एक्स बैंड रेडार्स को इंस्टॉल करना। अब देखिए कौन सी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है जो इस एक्स बैंड रेडार को जिसके इंस्टॉलेशन को अप्रूवल दिया है। इंस्टॉलेशन को अप्रूवल देने वाली मिनिस्ट्री का नाम है Ministry of Earth Sciences approved an X-band radar to be installed in Kerala's Wayanad district after devastating floods and landslide. About radar. Radar is a device that uses radio waves to detect and locate objects by measuring the reflection of the waves. So you can you understand, you read this particular point on your own कि radar होता क्या एक्चुअली में। बस इतना याद रखिएगा। एक्सपैंड radar के इंस्टॉल करने के लिए जो अप्रूवल चाहिए था वो अप्रूवल किसने दिया? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस ने। अब देखिए रडार किस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काम करता है। सो द रडार device comprises a transmitter that emits a signal aimed at an object whose characteristics are to be a certain, example cloud in meteorology. So basically सिग्नल्स एमिट करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट से टकरा कर वो सिग्नल्स वापस आते हैं। इसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे रडार काम करता है। अब देखिए डॉपलर रडार को वेदर रडार बोला जाता है, आप लोग ये भी याद रखेंगे। और किस तरीके से जो वेदर फोरकास्टिंग का पूरा ये जो इकोसिस्टम होता है इसमें किस तरीके से बेसिकली इन रडार्स का यूज किया जाता है। सो याद रखिएगा डॉपलर रडार्स, वेदर रडार्स रिवील हाउ फास्ट अ क्लाउड इज मूविंग। So this is the main function of a Doppler radar or a weather radar. They reveal basically how fast a cloud is moving and in which direction based on the cloud's relative motion changes the frequency of the radiation striking it. So basically Doppler radars को weather radar बोला जाता है क्योंकि ये cloud के movement को measure करते हैं अच्छे से। A pulse Doppler radar can measure the intensity of rainfall. Then there is another kind of radar which is known as a pulse Doppler radar. Pulse Doppler radar क्या होता है? बेसिकली किस इंटेंसिटी से जो रेनफॉल होगा उस रेनफॉल को प्रिडिक्ट कर सकता है एक पल्स डॉपलर रेडार। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक्स बैंड रेडार के बारे में। व्हाट इज द एक्स बैंड रेडार? सो एन एक्स बैंड रेडार इज अ रेडार दैट एमिट्स रेडिएशन इन द एक्स बैंड। अब देखिए हमने ऊपर भी एक्स बैंड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एक्स बैंड और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ये कितने गीगाहर्ट्ज की जो वेव्स है उनको एमिट करता है। सो 8 से लेकर के 12 गीगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट करता है एक्स बैंड रेडार, आप लोग याद रखेंगे। Corresponding to wavelengths of around 2 to 4 centimeters, this in the microwave part of the spectrum. So again you are not a physics student, you don't have to remember this much of information. 8 से 12 गीगाहर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसमें एमिट करता है और इनका जो वेवलेंथ्स होती हैं they are between 2 to 4 centimeters. It uses radiation of lower wavelengths to observe smaller particles like rain droplets or fog. So basically जो एक्सपैंड रेडार है ये लोअर वेवलेंथ्स का यूज करता है ताकि ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं रेन ड्रॉपलेट्स में और फॉग में उनको भी अच्छे से स्टडी कर सके। इंडिया में जो पहला इंडिजीनियसली बिल्ट एक्स बैंड रेडार था वो कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था? 1970 में इंस्टॉल किया गया था दिल्ली में 1970 में, याद रखेंगे।
1996 Indian Meteorological Department upgraded 10 outdated expand radars to digital versions. Again, if you wish, you can keep this particular point in your mind. Otherwise, I will not suggest that you give a lot of effort on this particular point. IMD upgraded 10 outdated X-band radars. Now, what is this? Are different types of radar network. So, in its X-band radar network, India has both wind finding and storm detecting radars. So, X-band radar network category में हमारे पास दो तरीके के radars इस समय available हैं. दोनों बेसिकली विंड फाइंडिंग और स्टॉर्म डिटेक्टिंग के लिए जो रेडार्स होते हैं वो इंडिया के पास अवेलेबल है. इंडिया आल्सो यूजेस एस बैंड रेडार्स, बेसिकली जो 2 से 4 गीगाहर्ट्ज के बीच में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके बीच में ऑपरेट करता है और लॉन्ग रेंज डिटेक्शन में हेल्प करता है. जो पहला एस बैंड डिटेक्शन रेडार था, एस बैंड डिटेक्शन रेडार, उसे विशाखापट्टनम में 1970 में इंस्टॉल किया गया था और जो पहला लोकली मेड वेरिएंट था उसे 1980 में मुंबई में इंस्टॉल किया गया था. इंडिया में एज ऑफ नाउ 6 एडिशनल डॉपलर रेडार्स को इंस्टॉल करने की बात चल रही है, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हैव रिसेंटली अप्रूव्ड मिशन मौसम. 2024 से लेकर के 26 के बीच में इसका रनिंग पीरियड है. याद रखिएगा, मिशन मौसम का 2000 करोड़ रुपीस का बजट है. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज इसे इंप्लीमेंट कर रही है. इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1875 में, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, 6 रीजनल ऑफिसेस हैं. याद रखिएगा, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? मृत्युंजय मोहापात्रा. मृत्युंजय मोहापात्रा इज द डायरेक्टर जनरल और द प्रेसिडेंट और द चेयरमैन ऑफ इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट. नाउ वी आर मूविंग इनटू द last topic for this particular session, and the last topic for this particular session is the minority status of Aligarh Muslim University. Again, this is a one very important topic. This particular judgment was delivered on 8th of November 2024, which was the last working day of the 50th CJI of India, Mr. D.Y. Chandrachud का ये last working day था. अब देखिए जजमेंट आया तो केस का नाम क्या है? द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर केस इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थ्रू इट्स रजिस्ट्रार फैजान मुस्तफा वर्सेस नरेश अग्रवाल. सो दिस इज द केस टाइटल दैट यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज अगेन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. केस का नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थ्रू इट्स रजिस्ट्रार फैजान मुस्तफा वर्सेस नरेश अग्रवाल. द जजमेंट वाज डिलीवर्ड ऑन 8th of November 2024. द जजमेंट वाज डिलीवर्ड बाय अ 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच. 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस जजमेंट को डिलीवर किया था. मेजॉरिटी जजमेंट था, 4:3 के रेशियो में आया था. 4:3 के रेशियो में जजमेंट डिलीवर किया गया. 1967 का एक जजमेंट है, 1967 का एक जजमेंट है जिसे ओवररूल किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थ्रू इट्स रजिस्ट्रार फैजान मुस्तफा वर्सेस नरेश अग्रवाल ने. 1967 का जो जजमेंट ओवररूल हुआ है उसका नाम क्या है? उस जजमेंट का नाम है एस अजीज बादशाह एंड अनदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. 1967 का जजमेंट था, 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने डिलीवर किया था. और बेसिकली इस पर्टिकुलर जजमेंट में ही ये चीज साफ साफ बोली गई थी कि एएमयू इज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन. राइट. मेजॉरिटी ओपिनियन दिया है डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा एंड लास्टली वी हैव जस्टिस संजीव खन्ना. डिसेंटिंग ओपिनियन दिया है 3 जजेस हैं, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड जस्टिस एससी शर्मा, जिन्होंने दिया है डिसेंटिंग ओपिनियन इस पर्टिकुलर केस में. अब हम आगे मूव करते हैं. ओवररूल किस केस को किया है? ओवररूल हुआ जो केस उसका नाम है एस अजीज बादशाह एंड अनदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. 1967 का जजमेंट है, 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने डिलीवर किया था. याद रखेंगे इस जजमेंट को ओवररूल कर दिया गया. द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 30 clause 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. So as per Article 30 clause 1 of the Indian Constitution, Article 30 clause 1 allows linguistic and religious minorities. The thing that you have to remember that Article 30 talks about 2 types of minorities. One is linguistic and another one is religious. So linguistic और religious minorities को right देता है Article 30 clause 1 कि वो अपने choice के एक institute को establish करके उसे administer कर सकते हैं under Article 30 clause 1, and it is a fundamental right of these minorities. Right now. The bench reasoned that AMU, अब देखिए जो 1967 का जजमेंट था एस अजीज बादशाह एंड अनदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली में बोला क्या था? सो द बेंच रीजन दैट AMU was neither established nor administered by the Muslim minority, pointing out that the act was enacted through a central legislation. The court stated it may be that the 1920 act was passed as a result of the efforts of the Muslim minority. Now let's understand the background of this prestigious institute. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत चीजें देख लेते हैं. So Aligarh Muslim University in itself was established in the year 1875. The date was 23rd of May. You can get a clarification on that. May 1875 में established किया गया था. But earlier Aligarh Muslim University जो इसका नाम पड़ा था वो 1920 में पड़ा था. But
सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मई 1875 में मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट किया था, जिसका नाम 1920 में बदल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया थ्रू एन एक्ट जिसका नाम था द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920। और जैसे ही इस पर्टिकुलर एक्ट को पास किया गया, मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बिकेम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। दिस इज अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ एएमयू। 1875 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ, 1920 में यूनिवर्सिटी बन गई। अब देखिए, अब कोर्ट ने 1967 वाला जो जजमेंट था उसमें कोर्ट ने बोला कि द बेंच रीजन दैट एएमयू वाज नीदर एस्टैब्लिश्ड नॉर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मुस्लिम माइनॉरिटी, pointing out that the act was enacted through a central legislation. The court stated it may be that 1920 act was passed as a result of the efforts of the Muslim minority. So in 1967 court was of the firm opinion that this particular university, Aligarh Muslim University, was created by the virtue of a central legislation which is known as the AMU Act 1920. अब ऐसा हो सकता है कि मुस्लिम माइनॉरिटीज ने बहुत ज़्यादा एफर्ट दिया हो इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करने के लिए, बट अगेन इसको एस्टैब्लिश किया गया एक सेंट्रल लेजिस्लेशन के थ्रू, बट दैट डज नॉट मीन दैट द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी व्हेन इट केम इनटू बीइंग अंडर द 1920 एक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द मुस्लिम माइनॉरिटी, राइट। सो द कोर्ट गिव अनदर इंपॉर्टेंट रीजन कि 1920 में एएमयू एग्जिस्टेंस में आया था, एंड देयर इज नो प्रूफ टू प्रूफ कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी के एफर्ट देने की वजह से ये एक्ट मतलब पास हुआ था। They held that the provisions of the act clearly show that the administration of AMU was not vested in the Muslim minority. And 1967 में कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर आप एक्ट को देखें जो 1920 वाला एक्ट था, उस एक्ट में कहीं पे भी आपको ये चीज़ नहीं पता चलेगी कि मुस्लिम माइनॉरिटी जो है वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन करेगी या एडमिनिस्टर करेगी इस पूरे यूनिवर्सिटी को। उसके एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटीज के पास में राइट्स वेस्टेड नहीं है। अब 1967 में जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि एएमयू इज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, इट वाज वेरी क्लियर इन 1967। फिर 2005 में क्या होता है कि एएमयू मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन या मेडिकल का जो पीजी कोर्सेज होते हैं उसमें 50% सीट्स रिजर्व कर दी मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए। इसके बाद एक पर्सन थे जिनका नाम था नरेश अग्रवाल, डॉक्टर नरेश अग्रवाल, वो बेसिकली एक कोर्ट में, इलाहाबाद कोर्ट में एक पिटिशन फाइल करते हैं। उस पिटिशन में बेसिकली वही चीजें क्लेम करते हैं, एएमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है, बिकॉज इन 1967 द 5 जजेस बेंच ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज मेड इट abundantly clear that AMU is not a minority institute. So if AMU is not a minority institute, then how Aligarh Muslim University has reserved 50% of the seats for the Muslim minorities? अब जब ये पिटिशन गया सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के सामने, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने, इलाहाबाद हाई कोर्ट को पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करना पड़ा और जो 50% का रिजर्वेशन था उसे हटा दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। अब देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये पॉलिसी स्ट्रक डाउन कर दी। अब देखिए, ये वाला पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि 14 सितंबर 1920 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट पास होता है और माओ कॉलेज बन जाता है आपका एएमयू। अब देखिए 2024 में जो 8 दिसंबर 2024 को जजमेंट आया है, इस जजमेंट में जो एक टेस्ट ले डाउन किया गया है। अब ये टेस्ट क्या है? सो बेसिकली अभी भी जो 2024 में जजमेंट आया, इस जजमेंट में कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज नहीं बताई है कि एएमयू इज वेदर एएमयू इज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट और नॉट। Supreme Court has basically laid down certain tests that these tests would be followed by, and these tests must be followed by the future bench which will hear this particular case. जो future में 3 जजेस की बेंच डिसाइड करेगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस पे, उस बेंच को बेसिकली ये 3 टेस्ट फॉलो करने होंगे। Now 3 tests to determine minority status. The first test is to trace the genesis of the institution. This involves identifying the origin of the idea of the establishment. So the one of the 3 tests is that we have to trace the origin of the institute. हमें establishment का origin trace करना होगा कि जो minority community है उसका कितना बड़ा involvement है उस particular institute के establishment में। फिर दूसरा test ये था Propose of establishing the institution, the purpose of establishing the institutions. The chief observed that it need not be primarily for the benefit of the religious or linguistic community, nor is it necessary for the education provided to be in the language spoken by the minority or the on the religion of the minority. So second test basically ये था कि किस पर्पस के साथ में इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया गया किसी स्पेसिफिक माइनॉरिटी या उसके अपलिफ्टमेंट के लिए। और जो लास्ट टेस्ट था दैट वाज टू एग्जामिन द स्टेप्स टेकन टू इंप्लीमेंट द एस्टैब्लिशमेंट सच एज हु प्रोवाइडेड द फंड्स, लैंड्स एक्सेट्रा। सो एस्टैब्लिश करने के टाइम पे जो रिसोर्सेज चाहिए थे उस पर्टिकुलर
इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश करने के लिए उसके लिए जो फंड्स और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी वो किसने दी थी। अब देखिए एक्चुअली बस एक चीज याद रखनी है, 1967 में जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बेंच ने बार लगाया था एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस ना दे करके, ना 2024 वाले केस में माइनॉरिटी स्टेटस तो नहीं दिया गया, बट 1967 वाला जो बार था उस बार को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया और बोला है कि 3 जजेस बेंच डिसाइड करेगी वेदर एएमयू इज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट और नॉट, वेदर एएमयू इज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट और नॉट। और जो 3 जजेस बेंच डिसाइड करेगी वो डिसाइड करेगी 2024 के जजमेंट के बेसिस पे। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहा था कि देखो भाई, हम नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं कि एएमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है या नहीं, बट हम आपको ये बता रहे हैं कि 1967 वाला जो जजमेंट था वो ओवररूल हमने कर दिया है। तो अब आपके पास किसी तरीके का कोई मैंडेटरी या एग्जिस्टिंग ऐसा कोई लॉ या जजमेंट नहीं या प्रेसिडेंट नहीं जिसे आपको फॉलो करना है। सो यू कैन गिव अ फ्रेश जजमेंट। और जो 3 टेस्ट ले डाउन किए हैं, जो 3 टेस्ट दिए हैं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने मेजॉरिटी ओपिनियन में, अगर आप उन तीनों टेस्ट को बहुत क्लियरली फॉलो करेंगे, बहुत माइन्यूटली अगर इंप्लीमेंट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस मिलेगा अगर इन तीनों टेस्ट को अच्छे से फॉलो किया गया। याद रखिए कुछ एडिशनल फैक्ट जो आप लोगों को याद रखने हैं। आइटम नंबर 63 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ 7th शेड्यूल विच इज यूनियन लिस्ट, 7th शेड्यूल लिस्ट 1 विच इज यूनियन लिस्ट, इसमें एंट्री 63 है जो बात करती है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 में इंडिया में आया था और करंटली 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में। 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई जस्ट हैव वन थिंग टू से for your preparation or just to motivate you, and I know you guys don't need any kind of motivation, this is just to pump you up. फैसला होने से पहले मैं भला क्यों हार मानूं, जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूँ, राइट। सो दिस फाइट शुड यू नो फाइट शुड कंटिन्यू, ये फाइट चलती रहनी चाहिए। अभी कुछ ऐसा डिसाइड नहीं हुआ कि कौन एग्जाम एस करने वाला है और कौन नहीं। आप सब लोग अपना 100% दीजिए। मैंने बार बार कहा, at the end of the day you should feel that you have prepared for this examination enough, right? सब कुछ दे दीजिए, वर्थ इट है इस एग्जाम में सब कुछ देना, इससे बेहतरीन एग्जाम आपको नहीं मिलेगा जिसके लिए आप एफर्ट दें। सो दिस इज वन एंट्रेंस एग्जामिनेशन व्हिच कैन चेंज द कोर्स ऑफ योर लाइफ। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, एजुकेशन इज necessary, but a degree from a decent college is a sine qua non for a better future, right? Exceptions ऐसे हो सकते हैं, but a degree from a decent college is a sine qua non for your future prospect. So अच्छे कॉलेज में जाना है, सब कुछ दे देना है, मल्टीपल रिविजन्स करने हैं और उसके बाद एग्जाम देना है, एकदम चिल मोड में, स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है किसी भी तरीके का, ठीक है। और लास्टली अगर वीडियो पसंद आए तो गिव इट अ थम्स अप। We'll come back with the 4th part of this particular video tomorrow. So till then, bye bye, take care, अच्छे से ध्यान रखिए अपना और रिवीजन करते रहिए, and I wish you all the very best. So thank you everybody, thank you। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।